गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सी ए नैना टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। RPSC स्कूल लेक्चरर क्लासेस में आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग हमारे टॉपिक नंबर 2 को आज करते हैं खत्म, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आज हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की लास्ट क्लास पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके नेचर, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, और उसके बाद में अब हम टेलर के प्रिंसिपल्स भी चारों कंप्लीट करके टेक्निक्स पे चल रहे हैं। टेक्निक्स में भी मैंने लास्ट क्लास में फंक्शनल फॉर्मेनशिप वाली टेक्निक आपको करवा दी थी। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप तक ही वो रिकॉर्ड हो पाया था, और उसके बाद में आज जो बचे हुए हमारे 6 और टेक्निक्स हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्निक नंबर 2 से। ठीक है, जो हमारी टेक्निक नंबर 2 है वो किस चीज की है? वो है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन में वर्ड है कुछ स्टैंडर्ड होना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब है आप पहले से किसी चीज को एक फिक्स करके और उसी टाइप, उसी साइज, उसी तरह की जो चीज बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं एक चॉकलेट आती है, ठीक है, चॉकलेट में या तो इस टाइप की चॉकलेट आएगी या फिर इस तरह से जो बार्स बनी हुई होगी, जो 10 इसके स्क्वायर पीसेस होंगे। इसे मैं कह सकती हूँ ये एक स्टैंडर्ड साइज है। तो ये वो कैसे बनाते होंगे? हर बार आपने देखा होगा ना, चॉकलेट ना थोड़ी बड़ी ना थोड़ी छोटी, ऐसा क्यों है? स्टैंडर्ड साइज कैसे पॉसिबल होता होगा? हो सकता है वो इसके लिए, हो सकता है कि एक्चुअली वो इसके लिए मोल्ड जो है वो सेम यूज करते होंगे। टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आता, थ्रू आउट जहां भी बन रही है वहां पर सेम आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हम लोगों ने फिक्स कर लिया ये टाइप, ये साइज, इस तरह की हमें चीज बनानी है। स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड मटीरियल्स यूज किए जाते हैं, और मेथड भी बिल्कुल सेम यूज किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि आपने ब्रांड्स में देखा होगा, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 28 साइज, 30 साइज, 32, उसके बीच का कुछ नहीं मिलेगा आपको। कैसे? और वो सेम ही कैसे होगा? आप किसी भी तरह पे आप किसी भी जगह से आप कैसे ही अपना साइज बता करके कपड़े ले आते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज के बन रहे हैं। भाई दिस मीन्स दिस। हाँ, हो सकता है ब्रांड वाइज थोड़ा बहुत एक डिफरेंस आता है, अदरवाइज भी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड मेथड वगैरह यूज करके, जो कि आप फिक्स कर लेते हैं अपने लिए एक स्टैंडर्ड कि हमें ऐसा बनाना है, अगर आप वो यूज करते हुए अपनी चीजें बनाएं, अपनी फिक्स क्वांटिटी, फिक्स क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाएं, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब ये स्टैंडर्डाइजेशन से होता क्या है? तो ये कह रहे हैं, पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करना हर एक बिजनेस ऑपरेशन के फेज के लिए। जो भी हम करें वो हम स्टैंडर्ड से करें, मतलब अलग अलग ना हो। ऐसा ना हो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ मिक्स कर दिया, कभी कुछ मिक्स कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल हम लोगों को स्टैंडर्ड सेट करके चलना है। ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग है, हम इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब यही होता है, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, जो जनरली आप अपने से जो बेस्ट होता है, जो अच्छे लेवल का होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हो। अच्छा, कैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करें? आप फिक्स स्टैंडर्ड या फिक्स वैल्यूज ले लो कि हमें क्वालिटी या फिर क्वांटिटी ऐसी चाहिए। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि उसके लिए आपको बिल्कुल फिक्स टाइप के इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, मेथड, ये सब चीजें यूज में लेनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। तो एक तो इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन बोल दिया, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी में लेकर के आना है। एक इन्होंने बोल दिया वर्किंग कंडीशंस भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, यानी टेलर ने ये एम्फेसाइज किया कि आप स्टैंडर्डाइजेशन करो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक तो आप क्वालिटी क्वांटिटी को भी स्टैंडर्डाइज कर लो मटेरियल वगैरह से, और दूसरा वर्किंग कंडीशन भी स्टैंडर्डाइज रखो। कैसे? सेम टेम्परेचर पे काम चल रहा है, सेम लाइटिंग, सेम वेंटिलेशन, सेम ह्यूमिडिटी, एक लेवल फिक्स कर लो कि इतना तो होना ही चाहिए। जो वर्कर्स है वो अंधेरे में तो काम नहीं करेंगे, इतनी लाइटिंग्स तो होनी चाहिए। तो फिर वो स्टैंडर्डाइज हो गया कि इतनी तो हम लोगों ने फिक्स कर ली, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन से होता क्या है? तो होता क्या है? होता ये है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो प्रोडक्ट को रिड्यूस करके फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कर देता है। मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे नहीं होंगे कोई किसी टाइप के, कोई किसी टाइप के। आपने सोच लिया कि मुझे ये 4 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वो फिक्स टाइप, फिक्स साइज उसमें भी, और फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स भी उसी तरह के होंगे। कुछ बहुत आप अलग अलग नहीं करोगे। ठीक है,
और इसके क्या फायदे, स्टैंडर्डाइजेशन करने का और क्या ऑब्जेक्टिव है, ये है कि जो भी आप मैन्युफैक्चर करोगे ना, तो मानो किसी का कोई पार्ट है जो कि खराब हो गया, जो कि मिस हो गया, जो कि उस टाइम पे एकदम से यूज में नहीं आ रहा, तो अगर आपने सेम टाइप की ही चीज बनाई है, सेम टाइप के आप इक्विपमेंट, सेम टाइप के मॉल्स यूज कर रहे हो, तो एक खराब भी हो गया तो आप दूसरे को यूज में ले सकते हो, यानी इसे हम कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इंटरचेंजेबिलिटी भी एस्टैब्लिश होती है। अगर आप हर कुछ अलग अलग टाइप का कभी भी कुछ भी यूज कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करना, यानी कि हम लोग एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि पता होता है कि ये चीज है तो अच्छा भाई ये तो बहुत मतलब ये इनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो मतलब हाई स्टैंडर्ड्स की चीज, तो एक एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी आप रखोगे, उससे कम पे आप जाओगे ही नहीं। और उसके बाद में हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी सेट कर पाएंगे। कैसे? जैसे देखो, अगर मैं आपको कह रही हूं कि ये हम चॉकलेट बना रहे हैं और अगर हमें पता चल जाए कि ये जो मशीन है इसमें इतना मटेरियल डालेंगे तो फिर इतनी देर में ये इतनी चॉकलेट्स बनके तैयार हो जाएगी, तो आपको ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर सब कुछ अलग अलग होता, अलग अलग वेराइटीज में या फिर अलग अलग टाइप में होता, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपने ये फिक्स कर दिया तो अब आप देख सकते हो कि अच्छा भाई ये एक मशीन है, ये इतनी देर के अंदर इतनी चॉकलेट्स बना सकती है, तो अगर इससे ज्यादा बना पा रही है, इससे कम बना पा रही है, तो आप इजीली देख पाओगे, यानी कि आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो गई। वैसे ही मैन में भी है, आपको पता चल जाएगा इस चीज को करने में इस पर्सन को, इस लेबर को इतने घंटे इतने मिनट लगते हैं, तो वो आप इजीली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि आपको इतनी देर में इतना बनाना ही है, अदरवाइज आप कम एफिशिएंट हो। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो और अगर आप इससे भी अच्छा कर पा रहे हो तो आप ओवर एफिशिएंट हो। इसके लिए भी एक टेक्निक अलग से है। ठीक है, चलिए, तो पहला वर्ड जो हमने इसमें से पढ़ा वो पढ़ा स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड सेट करना। बिजनेस ऑपरेशन के लिए फिक्स कर लेना क्वालिटी क्वांटिटी हम लोगों को इस स्टैंडर्ड की चाहिए, और उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह, मटेरियल वगैरह उसी तरह के, वर्किंग कंडीशंस वगैरह उसी तरह की लेना। चलिए आगे चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, आपने यहां पर देखा होगा एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एक क्या है, सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफाई करना, कीप इट सिंपल, चीजों को सिंपल रखना। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको बिना मतलब की वैरायटी नहीं रखनी है। अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में वन लाइन में बोलूं तो इसका मतलब है बिना मतलब की एक्स्ट्रा, जो जरूरी है वो तो एक अलग बात है, बिना मतलब की सुपरफ्लुअस जिसको हम कह सकते हैं, या अननेसेसरी जो है, आपको वैरायटी यहाँ पर नहीं रखनी है। आपको बस उतना ही, आपको टाइप उतना ही, साइज उतनी ही वैरायटी रखनी है जितनी की जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप बहुत ज्यादा चीजें मत करो। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप बहुत ज्यादा चीजें मत बनाओ या बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस मत करो। आप थोड़ा कम कर लो, वैरायटी को थोड़ा कम कर लो, बट उन पे ध्यान थोड़ा ज्यादा अच्छा दो, वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेट करना अननेसेसरी वैरायटी, साइज एंड ग्रेड्स को। भी जितना बना रहे हो ना, जितना आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बस उतना ही करो। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी जो इन्वेंट्रीज है, इससे आपकी एक तो इन्वेंट्रीज जो है वो कम हो जाएगी, जो भी इक्विपमेंट्स है वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे। वरना फिर पता है क्या होगा, अगर आप बहुत सारी चीजें बनाते हो ना, जैसे मानो आप ये चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ ये चॉकलेट्स बन रही है, उसके अलावा आपने सोचा कि क्यों ना और बनाई जाए, तो एक आपने इस टाइप की निकाल दी जिसके अंदर ये 4 ही पीसेस होते हैं, मानो इस टाइप में। ये एक आपने इस टाइप की निकाल दी जो कि अलग ही कुछ इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, बट वो इतना ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं, इतनी ज्यादा नहीं बिक रही है, मान लो आप। तो आपने डिफरेंट मतलब अलग अलग बहुत ज्यादा वेराइटीज रख ली। तो अब उस केस में क्या होगा ना कि इसके जो मॉल्स, इसके जो इक्विपमेंट्स होंगे, इसके जो लेबर होगी, वो तो ओवर यूटिलाइज रहेगी, बहुत ज्यादा आप उन पे काम डाल दोगे, और जो ये चीजें बना रहे हैं ना, वो इतनी ज्यादा यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ, फुलर यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट्स का तब होता है जब हम चीजों को सिंपल रखते हैं, कम वैरायटी रखते हैं, लेकिन उनपे अच्छे से हम फोकस करते हैं, और आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आप बेटर क्वालिटी दे रहे हो ना, आप सैनिटाइज प्रोडक्ट दे रहे हो और आप बहुत अच्छा उनपे फोकस कर रहे हो। चलिए, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लेबर की कॉस्ट, टूल्स की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट, सब कुछ कम लगेगी, और आपको अपनी एक्टिविटीज पर बेटर कंट्रोल भी रहेगा। क्योंकि जब जो भी इंसान बहुत सारी चीजें करने निकलता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है अच्छे से। अगर आप भी ये देखो कि आप बहुत सारी चीजों पर फोकस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्स देने वाले होते हैं, तो आपने देखा होगा जब तक कि आप अपना एक ही सेट ना कर लो कि नहीं मुझे इसी पे फोकस करना है, बाकी सिर्फ मैं एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूँ, वो एक अलग बात है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स में फोकस करते हो तो ये होता है कि आप किसी भी चीज को अच्छे से
नहीं कर पाते हो, चांसेस ऐसे ज्यादा हो जाते हैं। जबकि अगर आप एक जगह फोकस कर रहे हो, कम वैरायटी है, तो वहां पर आपके हाथ में आपका जो कंट्रोल है वो हमेशा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। चलते हैं अब हम लोग हमारे थर्ड मेथड पे। ये मैंने उस दिन भी क्योंकि पढ़ा दिया था, बट जो उसमें कुछ टेक्निकल वाली एरर की वजह से आवाज वगैरह नहीं आ पाई थी, और तो वो मुझे वापस से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए, थर्ड जो हमारा मेथड है वो है, थर्ड जो हमारे सॉरी टेक्निक है वो है मेथड स्टडी। अब देखिए, ऊपर मैंने बना रखा है एक चार्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ लिख रखा है वर्क स्टडी। हमने शुरू में पढ़ा था कि टेलर ने कहा है साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, साइंटिफिक अप्रोच लगाओ। आपको क्या करना है, साइंटिफिकली सारा काम करना है ना। तो साइंटिफिक स्टडी जो हम किसी चीज की करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क स्टडी। ठीक है, साइंटिफिकली किसी भी चीज की, किसी भी काम की स्टडी करना, किसी भी जॉब की स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में आते हैं 4 पार्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्क स्टडी में क्या क्या आता है, या हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि वर्क स्टडी में इनमें से क्या नहीं आता है। तो देखो, इनमें से क्या नहीं आता है, मैं फिर वो इनके अलावा भी कुछ दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग खुद ही 7 टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो 7 में से यहाँ तो सिर्फ 4 ही है ना। तो आप देख लीजिए, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। ठीक है, मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग, ये होता क्या है पहले वो पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बीच में बता दिया। चलो, मेथड स्टडी। मेथड यानी क्या, मैं हिंदी में बताऊं तो किसी काम करने के तरीके को हम मेथड कहते हैं। यही होता है ना, किसी भी काम करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। तो ये मेथड स्टडी में करना क्या है, करना ये है कि ये जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम, ठीक है, उसको करने की का बेस्ट मेथड ढूंढ लाओ। ये है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहती है, किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड ले आओ। बेस्ट मेथड, या जिसे हम कह सकते हैं वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। टेलर ये मानता था कि हर काम को करने का ना एक बेस्ट तरीका होता है। भी काम तो बहुत तरीकों से हो जाएगा, लेकिन एक बेस्ट तरीका होता है, और आपको क्या करना है, वही एक बेस्ट तरीका ढूंढना है। ठीक है, तो आपको सर्च करना है बेस्ट मेथड। कहां से कहां तक, ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, ये फैक्ट्री, शॉप फ्लोर, उन चीजों की बात करें, एक्चुअल काम जहां एग्जीक्यूट होता है वहां की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक आपको बेस्ट मेथड ढूंढना है। कितनी सारी इसके बीच में एक्टिविटीज हैं, जॉब्स, उन सबके लिए आपको क्या ढूंढना है, बेस्ट मेथड। अगर आप इन कामों को बेस्ट मेथड से करोगे तो रिजल्ट तो बेस्ट मिलेंगे ही। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ टेक्निक्स, प्रोसेस चार्ट, OR, जो कि आपके एमकॉम में एक पूरा सब्जेक्ट भी आता है, ये सब। चलिए, मेथड स्टडी से होगा क्या, अगर आप किसी काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढ लोगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और क्योंकि हम इतना अच्छे से सारा काम कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था मेथड स्टडी, किसी भी काम करने का बेस्ट तरीका। तो ध्यान रखिएगा, मेथड स्टडी यानी क्या होता है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को करने का जो एक बेस्ट तरीका है उसे ढूंढ निकालने को हम क्या कह रहे हैं, मेथड स्टडी। इसी तरह से दूसरा आता है मोशन स्टडी। अब ये क्या है, मोशन स्टडी। मोशन यानी क्या होता है, मोशन यानी किसी चीज का हिलना डुलना, मतलब मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो मोशन का मतलब हुआ मूवमेंट, है ना। तो मोशन स्टडी में क्या है, तो देखो, मोशन स्टडी में ये कह रहे हैं आपको स्टडी करनी है, अच्छे से पूरा एनालाइज करना है कि किसी भी काम को करने में, किसी भी पर्टिकुलर जॉब को, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना मूवमेंट हो रहा है, उसको अच्छे से देखो। अब इस मूवमेंट का क्या मतलब है, इस मूवमेंट का ये मतलब है, मैंने आपको शुरू में भी याद करो कि एग्जांपल दिया था कि अगर मानो मैं यहाँ पर एक डेस्क पे बैठ करके पढ़ाई कर रही हूँ और बार बार मेरे काम में कोई नोट्स या कोई बुक या कोई कैलकुलेटर आ रहा है, आप कुछ भी मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं, मैंने उसको क्या कर रखा है, मैंने उसको दूर रख रखा है, और अब बार बार मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे मानो मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, मैं जाती हूँ उठ के वो कैलकुलेटर लेकर आती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ, वापस जाके उसको रख के आती हूँ। तो अब देखिए, मेरे जो 2 ये चक्कर हो गए, एक कैलकुलेटर लाने के, एक कैलकुलेटर को वापस रख के आने के, क्या इससे मेरा टाइम खराब नहीं हुआ, क्या इससे मुझे जो ये उठना पड़ा, उठ करके जाना पड़ा, क्या इससे मेरी एफिशिएंसी खराब नहीं हुई। ठीक है, तो इतने से टाइम में अगर फैक्ट्री में भी ऐसा है, और इतना ही सिंपल एग्जांपल, एक्चुअल में फैक्ट्री में भी ऐसे ही होता है, जो लेबर है वो काम कर रहा है, अगर कोई टूल है जो थोड़ा दूरी पर पड़ा है और उसको उस टूल को लेने के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो आप बताइए क्या उसकी एफिशिएंसी में फर्क नहीं आएगा। आप बोलोगे कितना सा दूर होगा, आधा मिनट लगेगा, 20 सेकंड लगेंगे, जितना भी लगेगा,
क्या उससे उस 20-20 सेकंड से पूरे दिन में और इतने सारे जो ये काम हो रहा है, क्या उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मूवमेंट्स की, आपको मोशंस की स्टडी करनी है। ठीक है, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। जैसे कि मूवमेंट्स क्या हो सकता है, किसी चीज को उठाना, सिर्फ हमारा चल के जाना नहीं, किसी चीज को उठाना, किसी चीज को पुल करना, कहीं पे रखना, कहीं से लेकर के जाना, कुछ पोजीशन चेंज करना, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज जो कि जिसमें कोई मूवमेंट है, जिसमें कोई मोशन है, वो कहाँ आएगी, मोशन स्टडी में। मेकिंग थॉरो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर। अलग अलग मोशंस जो कि एक वर्कर परफॉर्म करता है उसको थॉरली एनालाइज करना है। थॉरली का मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस, बहुत ही अच्छे से डीप में, डिटेल में स्टडी करना है। जब वो अपना काम कर रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करो कि वो कितना इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, इसमें एक कुछ एग्जाम्पल भी था कि अगर कोई कुछ ब्रिक्स वगैरह का कुछ था या किस चीज का था, जिसमें उन्होंने काउंट किया कि इसमें कितने मोशंस परफॉर्म हो रहे हैं, और फिर उन्होंने उसको कम करके बहुत ही कम, शायद 16 से 5 या ऐसा कुछ इन्होंने बहुत ही कम कर दिया। अगर हम भी ध्यान से देखें तो ऐसे बहुत सारे मोशंस, मूवमेंट्स हो रहे होते हैं जो हम फालतू में परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। अगर आपने कुकिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क कभी भी किया है किचन में, तो आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ी दूर पड़ी है, अब आपको बीच बीच में उसमें लेकर के आना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा, आपने अपने घर में नोटिस किया होगा कि जो भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है और जो बार बार काम में आती है, जिसमें हम बोल सकते हैं नमक चीनी जैसी चीजें, वो आपने देखा होगा ना किचन काउंटर पे, प्लेटफॉर्म पे आसपास में कहीं रखा जाता है जहां उसको डायरेक्टली ले लिया जाए। ऐसी चीजें जो कम काम में आती है उनको थोड़ी दूरी पर रखा जाता है। तो ये इस तरह से बता रहे हैं कि मूवमेंट्स बार बार ना हो। अगर मूवमेंट्स बार बार हो रहे हैं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे हम ये करें मोशन स्टडी? तो ये कह रहे हैं देखो, आप बॉडी मोशंस को, बॉडी मूवमेंट्स को पढ़ो भाई, क्या को ऑब्जर्व करो, ठीक है, स्टडी करो। उससे आप ये देखो 3 टाइप के आपको मूवमेंट समझ आएंगे। एक जो प्रोडक्टिव है, मतलब जिनका होना जरूरी है, ये मूवमेंट तो होगा ही होगा, मैं लिख रही हूँ मेरा हाथ तो मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, एक कुछ इंसिडेंटल है जो उसके वजह से होने वाले हैं, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं रोक इतना नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे जो होंगे अनप्रोडक्टिव, जिनका कुछ मतलब ही नहीं। मैं बिना मतलब उठ रही हूँ, बिना मतलब जाकर के कैलकुलेटर लेकर के आ रही हूँ, कोई मतलब नहीं है उस बार बार जाने का। मैं कैलकुलेटर अगर अपने पास में रख लूं तो मुझे उठना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बॉडी मोशंस को स्टडी करना है, फिर उनमें से देखना है 3 कैटेगरीज है, प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव वालों को आपको, जो भी जरूरी नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव है उनको आपको हटाना है, और इससे आपको बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है कि काम करने का बेस्ट मेथड क्या निकलेगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम ऑब्जेक्टिव है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? मूवमेंट्स डिटरमाइन कर रहे हैं, कितने मूवमेंट्स होते हैं इस जॉब को करने में। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन 3 में, कौन से प्रोडक्टिव हैं, कौन से इंसिडेंटल हैं, कौन से अनप्रोडक्टिव हैं। अनप्रोडक्टिव वालों को हमें कट करना है, और हमें ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे टूल्स वगैरह रखने हैं जिनसे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ना हो सकता है कुछ ऐसे हम टूल्स बना पाए जिनसे कि हमें बार बार वो चीजें ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए हम कैमरा वगैरह यूज करके अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, सामने से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे हैं, एक तो टाइम में बचत हो जाएगी, ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ेगा अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो फर्स्ट मेथड स्टडी था, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। सेकंड हमारा कौन सा था? सेकंड हमारा था सिंप्लीफिकेशन एंड मेथड स्टडी के बाद में हमारा सेकंड हो गया मोशन स्टडी, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? जिसमें हम देख रहे हैं मूवमेंट्स। मुझे लगता है मैंने इसमें से फाइल भी मिसप्लेस कर दी है, तो मैं वापस से इसमें इंपोर्ट करती हूँ। ओके, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। अब इसके आगे हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टाइम स्टडी। अब ये क्या है? टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी का मतलब हो गया, अब आप नाम से ही समझो, इस बार आपको क्या पढ़ना होगा, इस बार इस टेक्निक में आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा? इस बार हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी वर्कर, कोई भी जो काम करने वाला है, वर्कमैन कह दो, वर्कर कह दो, लेबर कह दो, वो अच्छा वर्कर भी कैसा, पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्कर जो कि रीजनेबल स्किल्स वाला हो, मतलब ना बहुत धीमा, ना बहुत तेज, ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शार्प पर्सन है, ना बहुत कम है, जितना रीजनेबल जो होना चाहिए, जो एक रीजनेबल स्किल्स वाला जो वर्कमैन है, वो उस काम को करने में
स्टैंडर्ड टाइम कितना लेता है, ठीक है। टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन ऑफ रीजनेबल स्किल्स। यहाँ क्यों लिखा वर्कमैन ऑफ रीजनेबल स्किल्स? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत शार्प हो, बहुत एफिशिएंट हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तो शायद आप उसी काम को बहुत कम टाइम में कर लोगे। पर एक रीजनेबल स्किल्स वाला पर्सन, हम तो ये डिसाइड करके रख रहे हैं इस काम को कितनी देर में कर लेना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक चैप्टर देती हूँ लर्न करने के लिए, तो मैं आपको कहूंगी आपको ये चैप्टर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा शार्प हो या एक्सपीरियंस हो, आपने वो चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है, तो एक अलग बात है, आप उसको 30 की जगह शायद 20 मिनट्स में कर लो। पर मैं इस सबके अकॉर्डिंग जो बता रही हूँ, वो मैंने एक टाइम डिसाइड किया कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। इस टाइम डिसाइड करने को हम कहते हैं टाइम स्टडी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेना कि ये काम इतनी देर में परफॉर्म हो जाना चाहिए। रीजनेबल स्किल्स एंड एबिलिटी वाला जो पर्सन है वो इस काम को कितनी देर में कर लेगा। अब काम के लिए भी इन्होंने लिखा है वेल डिफाइंड जॉब। वेल डिफाइंड जॉब मतलब काम भी ऐसे नहीं किसी से कुछ करवा रहे हो, किसी से कुछ, प्रॉपर डिसाइडेड होना चाहिए ये वाला काम कि कोई भी जो पर्सन है रीजनेबल स्किल्स वाला वो कितनी देर में कर सकता है। कैसे डिसाइड करें? देखो वही तरीका है, आप पहले आपकी एक वेल डिफाइंड जॉब होनी चाहिए कि भाई ये वाला काम है। जैसे ये एक जॉब है, इसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स में। ये एक मेरी पूरी जॉब थी, इसको मैंने अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि भाई ये इस जॉब की 4 टुकड़े हैं। अब हमें ना देखना है कि हर एक एलिमेंट को, हर एक टुकड़े को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। कैसे? आप ऑब्जर्व ही करोगे, ज्यादा तो यही है कि आप करते हुए देखोगे, है ना, जो भी लोग कर रहे हैं, और आप देखोगे और आप एक स्टॉप वॉच रख लोगे और आप उस स्टॉप वॉच से ये देखोगे कि इसको करने में कितना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है। अलग अलग बहुत सारी रीडिंग्स लोगे और फाइनली आप सबकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लोगे, ठीक है। क्या होगा इससे? हम लोगों ने एक टाइम देख लिया कि भाई इस पूरे काम को करने में लगते हैं 30 मिनट्स। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि जब भी मुझे ये काम करवाना होगा तो मैं ये देखूंगी 30 मिनट्स में ये जो एक जॉब है इससे मेरी बनी है मानो 1000 यूनिट्स, या मैं मान लेती हूँ चलो 1 यूनिट। 30 मिनट्स में मेरी बन पाई है 1 यूनिट। मुझे ऑर्डर आया है 1000 यूनिट्स का, ठीक है। तो अब मेरे पास दिन में कितने हैं घंटे, मिनट, और मुझे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, ये मैं इजीली यहां से डिसाइड कर सकती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना कि भाई 30 मिनट्स का एक चैप्टर है, ठीक है, और मेरे पास में है 6 घंटे, तो मैं 6 घंटे में कितने चैप्टर्स कर सकता हूं? कर सकती हूँ 12 चैप्टर्स। इस तरह से ही आप लोग भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइम स्टडी क्यों करनी है? ताकि एक स्टैंडर्ड टाइम आप डिसाइड कर लें। कैसे डिसाइड करेंगे? पूरी जॉब को तोड़ करके एलिमेंट्स में अलग अलग देख लीजिए, फिर हर एक एलिमेंट को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, बार बार उसकी स्टॉप वॉच वगैरह से रीडिंग ले लीजिए और फाइनली एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दीजिए। इससे आप एक तो ये पता लगा पाएंगे कितने वर्कर्स की जरूरत रहेगी, रीजनेबल स्किल्स वाले कितने वर्कर्स की जरूरत रहेगी हमें, ठीक है। और कुछ इंसेंटिव स्कीम्स में भी ये काम आता है। अगर आपने बाद में पढ़ा होगा तो लेबर वगैरह का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं कॉस्टिंग में, तो वहां पे भी आपने देखा होगा ना टाइम टेकन, वो जो एक्चुअल टाइम कितना लेना, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन आपको याद होगा। वो सब चीजें इसी तरह से तो निकाली जाती है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ आपको। इंसेंटिव स्कीम्स का मतलब है कि भाई कोई काम 30 मिनट्स में होना है, हमने सोच लिया कि इसका स्टैंडर्ड टाइम ये है। अब जो इसको 30 मिनट्स से कम में परफॉर्म करेगा वो बहुत ही एफिशिएंट वर्कर है, उसको आप रिवॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और जो 30 मिनट से ज्यादा में करेगा वो एक लेजी वर्कर हो गया या उतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आप देखो उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको नहीं रखना है, क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। और टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इससे डिसाइड हो जाएगी कि भाई इस काम को करने में इतनी देर लगती है। अब हम पर यूनिट बेसिस पे कर रहे हैं, पर आवर बेसिस पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट भी डिसाइड हो जाती है। चलिए, तो ये हमारा क्या था? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपको टाइम नंबर, जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या फर्क है? तो देखिए, टाइम स्टडी में तो हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं किसी काम को करने का। मोशन स्टडी में हम लोगों का मेन एम होता है कि पहले हम लोग मोशंस देखें, मूवमेंट्स देखें, और फिर अननेसेसरी वाले मूवमेंट्स को या अनप्रोडक्टिव वाले मूवमेंट्स को हम हटाएं। क्या टाइम स्टडी में हमने कोई मेथड डेवलप किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि आप याद करो, मोशन स्टडी में मैंने आपको लास्ट पार्ट बताया था कि इससे हम मेथड भी, बेस्ट मेथड भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हम लोगों ने मोशन स्टडी पढ़ा था तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर पढ़ा था, फाइंड आउट बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब, ठीक है।
तो मोशन स्टडी में तो नया मेथड भी डेवलप करते हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं करते। इसके लिए बेस्ट टूल होता है स्टॉप वॉच। टाइम स्टडी के लिए, मोशन स्टडी के लिए बेस्ट टूल होता है कैमरा। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या है? फटीग यानी क्या होता है? फटीग का मतलब होता है जो हमें थकान हो जाती है, जो हमें रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो अब फटीग स्टडी में हम सोचो क्या पढ़ेंगे? हम यही पढ़ेंगे कि देखो वर्कर्स हैं, काम करेंगे, थकान होगी, लेकिन हमें उनसे पूरे दिन काम करवाना है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा थक गए अब तुम घर जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। पूरे दिन जब हमें उनसे काम करवाना है, मतलब जो भी वर्किंग आवर्स है 8 घंटे है जो भी है, उनमें हमें उनसे काम करवाना है। तो ऐसा तो नहीं है हम उनको पहले 4 घंटे में इतना थक जाए वो कि अगले 4 घंटे वो घसीट के बस काम कर रहे हैं, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, फिर तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी? एफिशिएंसी ऐसे आएगी जब हम उनको बीच बीच में रेस्ट देते रहें, ठीक है ना। बच्चों की भी अगर हम देखें तो लंच के इंटरवल्स होते हैं, सभी जगह पर होते हैं, एक लंच टाइम दिया जाता है। तो वैसे ही इनको भी रेस्ट टाइम जो दिया जाना चाहिए वो आता है फटीग स्टडी में। तो फटीग स्टडी क्या कहती है? डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी दो चीजें हैं, मतलब मैं बोलूं रेस्ट कितना देना है, उसका अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो कितनी बार, दिन में 1 बार रेस्ट दे, दिन में 2 बार रेस्ट दे। अमाउंट का मतलब कितनी देर का रेस्ट, जैसे मैंने 1 बार दे दिया 30 मिनट का, या फिर मैंने 2 बार दे दिया 15-15 मिनट का, कुछ भी हो सकता है। तो अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी जब हम डिसाइड करते हैं किस चीज का, रेस्ट इंटरवल्स का, जो कि चाहिए किसी जॉब को कंप्लीट करने में, एफिशिएंटली कंप्लीट करने में, वो होता है फटीग स्टडी में। फटीग का मतलब होता है जब आप फिजिकली या मेंटली थकते हो, उसे हम कहते हैं फटीग। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है क्या फटीग सिर्फ फिजिकल होता है? नहीं, मेंटल भी होता है। आप मेंटली भी थक जाते हो। कैसे थक जाते हो? जब आप काम करते हो बिना ब्रेक के तो आप बहुत थक जाते हो, तो आपको एक ब्रीफ रेस्ट इंटरवल की जरूरत होती है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है आपको रेस्ट देने से? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक नैप टाइम जो कि आप पढ़ाई के बीच में लेते हो, आप सबको पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक 15-20 मिनट का भी अगर नैप लेकर के उठते हो तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने को रेडी होते हो। स्पेशली अगर थियरी सब्जेक्ट है तो नैप टाइम आपको ऑटोमेटिक ही हो जाता होगा कि भाई थियरी पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, 15-20 मिनट बाद अचानक से उठे कि अच्छा ठीक है अब थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए कैसे हम लोग फटीग स्टडी में हम कैसे रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करें? तो देखो वर्कर्स को ऑब्जर्व करो कि भाई कितनी देर में थक जाते हैं, और नोट डाउन करो कि कब इनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट डिटरमाइन करो। फटीग स्टडी से क्या होगा? अगर आप प्रॉपर टाइम पर रेस्ट देते रहोगे, प्रॉपर इंटरवल्स का रेस्ट देते रहोगे, तो उससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, चीजों के रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। खराब नहीं बनाएंगे ना वो, अगर आप उनको रेस्ट नहीं दोगे तो फिर वो सही चीज नहीं बनाएंगे। और जो आपकी सिकनेस है उसके भी चांसेस हो जाएंगे कम, ठीक है। मेंटली फिजिकली जब भी वो टायर्ड हो आप उनको क्या करो, थोड़ा सा रेस्ट दो। ये एक अलग से ही है कि भाई टायर्ड क्यों होते हैं, भाई बहुत लंबा काम करेंगे तो टायर्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई अनसूटेबल काम भी कर रहा हो, या फिर उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हो, अनकॉर्डियल रिलेशंस हो मैनेजर वगैरह के साथ में, सुपरवाइजर के साथ में, तो भी थकान होने लग जाती है, ठीक है। चलिए तो मेन ये है फटीग स्टडी का मीनिंग क्या है और कैसे होती है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है हमारा, जो कि लास्ट टेक्निक है, 7th टेक्निक। देखो वर्क स्टडी में मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। याद रखना ये चारों चीजें हो गई। अब बचा है हमारा लास्ट डिफरेंशियल पीस रेट या फिर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको इंसेंटिव का, आपको वेजेस देने का एक सिस्टम बनाना है जो कि डिफरेंशियल हो। अब आप बोलोगे डिफरेंशियल कैसे? आपने तो कहा था भेदभाव नहीं करना है। बिल्कुल, हमने एक ऐसा पढ़ा था पहले फियोल के टाइम में कि आप इस तरह से कोई भी भेदभाव मत रखो, इक्विटी रखो। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल क्या है? यहाँ पर डिफरेंशियल है जब हम डिफरेंस कर रहे हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में। यानी ऐसे वर्कर्स जो अपना काम स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी करते हैं, या फिर जो आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने सोचा था 1 घंटे में 10 यूनिट बन जानी चाहिए, लेकिन एक वर्कर है ए जो 1 घंटे में 12 यूनिट्स बनाता है, तो मैं इसे क्या कहूंगी कि इसने स्टैंडर्ड टाइम से भी ज्यादा आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट से भी ज्यादा आउटपुट बनाया है, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, इसलिए मैं इसको कहूंगी एफिशिएंट वर्कर। तो बाकी सब लोग जहां पर 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहे हैं, ये आपको 1 घंटे में 12 यूनिट बना के दे रहा है,
तो क्या आपको इसको रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में आप डिफरेंस करो और उनको पे भी आप डिफरेंट रेट से ही करो। ठीक है, यहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इंसेंटिव जो दें, हम जो भी पे करें वो हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दें। जितना आउटपुट आप हमें दोगे हम आपको उतना ही पे करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड टास्क स्टैब्लिश कर लेंगे। टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे भाई कोई काम कैसे किया जा रहा है, कितनी देर में पूरा होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि 1 घंटे में, या फिर ये जो एक जॉब है पर्टिकुलर, ठीक है, ये 1 घंटे में परफॉर्म हो रही है एक जॉब, जिसके अंदर बन जाएगी कितनी, 10 यूनिट, या फिर एक जॉब कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या करें, हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। अब हम देखें ऐसे वर्कर्स जो स्टैंडर्ड से ज्यादा या स्टैंडर्ड के बराबर भी एटलीस्ट, मतलब 10 यूनिट कम से कम या 10 यूनिट से ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम ज्यादा वेज रेट देंगे, और ऐसे वर्कर जो 10 यूनिट से भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम लो वेज रेट देंगे, ताकि उनके बीच में हमेशा डिफरेंशिएशन रहे और वो लोग मोटिवेट हो कि हम भी ज्यादा काम करें। ठीक है, तो ऐसे वर्कर्स जो उसके बराबर, ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ध्यान से देख लेना, जो वर्कर्स बराबर या उसके से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी हायर वेज रेट, और जो उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी लोअर वेज रेट। डिफरेंट रेट्स क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है, देखो हम जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। हम कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाह रहे हैं इनएफिशिएंट वर्कर्स को, या ऐसे वर्कर्स को जो अभी तक मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ताकि उनको एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिले। अब आप सब स्कूल लेक्चरर्स बनने वाले हैं, आगे जाकर के आपकी एक मंथली सैलरी होगी, वो मंथली सैलरी होगी आपकी इस बेसिस पर कि आप पूरा महीने में वहां पर काम कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको ये शिकायत रहेगी कि इस पर्सन ने तो कम काम किया और फिर भी वो बराबर सैलरी ले गया, मैंने ज्यादा काम किया और फिर भी मुझे भी उतनी ही सैलरी मिल रही है। कहीं ना कहीं ये शिकायतें आती है, उससे क्या होता है, उससे आपका वो मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है कि भाई जब दूसरे लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों ज्यादा काम करूं, और आप भी उसमें फिर क्या करते हो, कहीं ना कहीं काम से बचने की कोशिश करने लगते हो। ऐसी चीजें यहाँ ना हो, हम इन्हें मोटिवेट करें कि जो ज्यादा काम करेगा उसे हम ज्यादा अच्छा रेट से पे करेंगे, तो यहाँ पर मोटिवेशन भी मिलता है, एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड भी मिलता है, और इनके बीच का एक डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। ठीक है, ये हमारी थी 7 टेक्निक्स, उन प्रिंसिपल्स को एक तरह से फॉलो करने की, जो कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो हम लोगों ने पढ़े थे, उनको हम बेटर इंप्लीमेंट कर पाएंगे अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड टॉपिक जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। देखो मैं कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इंस्टीट्यूट से आपको शॉर्ट नोट्स मिलते होंगे वो एग्जाम में जाकर के काम नहीं आने वाले हैं, ट्रस्ट में कभी नहीं आने वाले हैं। एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर डिटेल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको एनालाइज कर पाए। क्वेश्चन वो लोग ऐसे तो देंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैं ये सारी चीजें, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ आपको लिखवा भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।